let's continue with the last class of thermodynamics. तो इधर के मार्क कर देते हैं. Let's see. तो दो से कुछ बनाएंगे. Last class of thermodynamics में आपको डेरिवेशन सिखाया था. थोड़ा एक रिवाइज भी करवाता हूँ और फिर आगे कंटिन्यूटी आज की टॉपिक पे लेके जाता हूँ. थर्मोडायनामिक्स की लास्ट क्लास में हमने ऐसा देखा था कि पहले मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बनाना सिखाया था. इट इज जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ 2 to 3 मिनट्स. उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि इस एक्सिस पे होने वाला है प्रेशर, इस एक्सिस पे होने वाला है वॉल्यूम, और यहाँ से मैंने आपको ऐसे वर्टिकल लाइंस दो बना के दिखाई थी. बोला था जिसके बारे में आपको जल्दी अपने आप पता चल जाएगा. और यहाँ से एक अल्टीमेट प्रेशर बनाया था. ठीक है, तो ये लाइंस को हटा के हमने एक एरिया लॉक किया था ऐसे, राइट. उस एरिया के अंदर हमने लास्ट में एक डेरिवेशन किया था पी डेल्टा बी. पी डेल्टा बी हम लाए थे. क्या लाए थे, कैसे लाए थे, एक बार फटाफट देख लेते हैं. पूरा डेरिवेशन नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ. उसमें हमने पहले अपना पिस्टन और सिलेंडर, जैसे ये मेरा सिलेंडर है, उसके अंदर ये पिस्टन है, तो पी एक्सटर्नल अप्लाई किया था हमने. उसके अंदर क्या अप्लाई किया था, पी एक्सटर्नल. थोड़ी देर के बाद ये वी आई इनिशियल वॉल्यूम से लेके ये पिस्टन दबता दबता अंदर की गैस को कंप्रेस करता करता कहाँ तक आ पहुंचा था, यहाँ तक. ठीक है, ये एक्सटर्नल यहाँ तक पहुंच गया था. याद है सभी को. तो ये है वी आई. तो ये दो तरह का वॉल्यूम का डिफरेंस है, वी आई और वी एफ. उसके बीच का एरिया आपको इतना मिला था पी डेल्टा बी. हमने फाइनली एक्सप्रेशन जो बनाया था वो था W इज इक्वल टू पी डेल्टा बी. अब अगर व्हाट इफ मैं आपको ऐसा कहूँ कि इस एक्सप्रेशन में गलती है, तो आप सोचोगे सर कैसे बात करते हो, एरिया का ऊपर ग्राफ पे तो यही लिखा है, एग्जैक्टली वही लिखा है. और इसके अंदर एक छोटा सा कैच है. इसके अंदर ये कैच है जो हमें सीखना है, दैट इज कि सपोज ये सिस्टम के अंदर दी वर्क डन जो ये ऊपर एक्सप्रेशन में लिखा है W, तो ये वर्क डन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि सिस्टम कर रहा है, हम कर रहे हैं. बाय पिस्टन हम कर रहे हैं. तो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम. कैसा है, और जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वो तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. सर बराबर तो है, सब पॉजिटिव तो गलत. तुम खुद देखो, तुम्हें क्या लगता है इतने से पार्ट में ज्यादा गैस रह सकता है, ये वॉल्यूम बड़ा है कि ये वॉल्यूम बड़ा है, ऊपर वाला. लेकिन जब भी आप डेल्टा वी लिखते हो तो क्या डेल्टा वी का मतलब चेंज इन डेल्टा वी का मतलब ये नहीं होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. तो डोंट यू थिंक फाइनल छोटा है और वी इनिशियल बड़ा है. तो जब मैं 5 - 10 करूंगा तो आंसर -5 आएगा. और -5 इनटू प्रेशर की वैल्यू मान लो 2 बार है तो -10 आया वर्क. तो वर्क डन की वैल्यू तो कैसी आ जाएगी, इधर से नेगेटिव. तो सर ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. वर्क तो मैं ही कर रहा हूं, वर्क तो मैं ही कर रहा हूं ऑन द सिस्टम, तो इट शुड बी पॉजिटिव बट इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. तो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, इस पी को बाय डिफॉल्ट हम हमारी तरफ से ही एक माइनस साइन दे देते हैं. वी गिफ्ट इट एज अ माइनस साइन. और यहाँ पे इसका भी आंसर किस में आता है, डेल्टा वी का भी किस में आता है, माइनस में. नाउ दिस माइनस माइनस विल टर्न आउट टू बी प्लस. और वही होना चाहिए व्हेन द वर्क डन इज ऑन द सिस्टम. सर वेट अ सेकंड, तो फिर तो ऐसे थोड़ी हम अपनी मन मर्जी से किसी को भी माइनस दे सकते हैं. एक्चुअली हमने देखने जाओ तो माइनस उसको दिया है, तो सामने हम दूसरे केस को भी अगर माइनस दे देना देन इट इज अ फेयर डील. अगर मैं दोनों जगह पे देता हूं, सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, जब गैस को हमने बहुत दबाया फिर हम छोड़ देंगे तो तुम्हें नहीं लगता गैस दोबारा अपने आप एक्सपांड होगा. तो ये पिस्टन जो चल रहा होगा वो हम चला रहे हैं नहीं. तो दैट वर्क डन इज बाय द सिस्टम. तो दैट वर्क डन विल बी बाय द सिस्टम. तो वो वर्क डन विल बी बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम. तो वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हो तब बाय डिफॉल्ट वर्क डन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव. कैसा आना चाहिए, तो उसमें मेरी ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी. क्या हो जाएगी, इनिशियल. वो उसको धक्का मार के यहां तक लेके आएगा. तो अब के केस में आपको कैसा देखने को मिलेगा, वही फॉर्मूला पी डेल्टा बी, लेकिन डेल्टा बी की वैल्यू अब कैसी आएगी, पॉजिटिव. अब अगर पी भी पॉजिटिव हुआ तो आंसर तो कैसा आएगा, पॉजिटिव. बट जब वर्क डन सिस्टम करता है तो आंसर कैसा आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो जो पी को माइनस की साइन गिफ्ट की थी ना इधर, वो अगर इधर भी गिफ्ट करते हो तो नाउ प्लस माइनस विल बी माइनस. और ऐसा ही होना चाहिए था, और ऐसा ही होना चाहिए था व्हेन द वर्क डन इज बाय द सिस्टम. आई बात समझ में. तो ये मैं चाहता था उस दिन भी करा था, पर उस दिन वी वर गेटिंग लेट, तो मैंने आपको इतना ही बताया W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. क्योंकि उस टाइम पे जब मैं कंप्रेशन समझा रहा था तो तब मैं तुम्हें बात बता सकता था, लेकिन मैंने दो रीजंस की वजह से छोड़ दिया. एक तो टाइम लिमिट थी और दूसरा मैंने बोला लेट द स्टूडेंट लर्न दिस बिकॉज़ ग्राफ के अंदर यही लिखा है. सी
तो सर ग्राफ के अंदर ये क्यों ऐसे ही लिखते हैं, एक ही लिखते हैं? क्योंकि बेटा इनको दोनों केस लेके चलने के ना वर्क डन के ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। तो आपको क्या बात याद रखनी है इसके अंदर, सिर्फ मेमोरी टिप क्या है कि p को एक एडिशनल माइनस साइन हम हमारी तरीके से देते हैं, और जो कि हम वो दोनों केस में दे रहे हैं, देन इट इज अ फेयर इनफ डील। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मनमर्जी से एक माइनस एक केस में दे दिया, दूसरे केस में ना दो, तो ये चीटिंग हुई। पर जब मैं दोनों जगह p को माइनस दे रहा हूं, देन इट इज ओके। आई बात समझ में सभी को? श्योर? अब ये जो भी चीज सीखी हमने, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। अब हम इसके बाद एक नए टॉपिक की बात करेंगे, मतलब इसी से रिलेटेड, बट ये कंसेप्ट खत्म हो गया। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड अब हम दूसरी चीज की बात करेंगे। ये जो भी काम हुआ ना, वो इंस्टेंटेनियस हुआ। कैसा हुआ? इंस्टेंटेनियस। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस? हाँ, एट पर्टिकुलर पॉइंट या टू फास्ट, जो भी आप समझो, एट पर्टिकुलर पॉइंट या तो फिर टू फास्ट। एक्सक्यूज मी, आ जाओ, एकदम शांति से चले जाओ। इंस्टेंटेनियस, ये सब कुछ हो रहा है एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। हमने पिस्टन का ये सिलेंडर सट से ऐसे दबा दिया, पिस्टन का ये सिलेंडर का ये पिस्टन सट से ऐसे एक बार में कर दिया। अब मेरे पास दो और ऑप्शन थे। अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस नहीं करता, अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस नहीं करता, तो आई हैव टू अदर ऑप्शंस। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट, क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। और एक को बोलते हैं ग्रेजुअल इंक्रीमेंट, क्या बोलते हैं? ये सब नाम है, सिर्फ मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, मतलब समझाने के लिए, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब, क्योंकि हम प्लैंक्स क्वांटम थियरी जब पढ़ रहे थे तब हम डिस्क्रीट सीख के आए हैं। डिस्क्रीट क्या होता है? ऐसे ऐसे क्वांटा और क्वांटम सीख के आए हैं, ठीक है, कि एनर्जी कभी भी क्वांटाइज्ड नहीं होती, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, इसका मतलब छोटे छोटे क्वांटा के फॉर्म में होती है। मतलब अगर मुझे ऐसा मानकर मैं इसको पहले इतना सारा प्रेस करूं, फिर रुक जाऊं, फिर इतना सा प्रेस करूं, फिर रुक जाऊं, फिर इतना सारा प्रेस करूं, फिर रुक जाऊं, फिर थोड़ा सा प्रेस करूं, रुक जाऊं, कोई यूनिफॉर्मिटी नाम की चीज है नहीं। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है, कैसे से मान लो तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो, एक सीढ़ी में ऐसे चढ़ा रहा हूं, इतनी बड़ी सीढ़ी बना रहा हूं, फिर इतनी सी बना रहा हूं, फिर वापस इतनी लंबी सीढ़ी बना रहा हूं, क्या कोई टाइप की यूनिफॉर्मिटी है? तो दूसरा केस ये है। और तीसरा केस है ग्रेजुअल इंक्रीमेंट का। पहुंचना तो देखो दोनों केस में मुझे इधर ही है, ठीक है, पर दूसरे केस में मैं अगर तुम्हारे लिए इधर रैंप बना दूं, क्या बना दूं? अब यहां से अगर हम चढ़ते जाएंगे तो पता है धीरे 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 कॉन्स्टेंटली ही जाएंगे। इसमें आपसे अगर इसको इक्वल भी बना देता तो भी आप इधर जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इधर जा रहे हैं ग्रेजुअल इंक्रीमेंट। तो तीन केस होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक भी झटके में, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, जब डिस्क्रीट की बात आती है, डिस्क्रीट की, तो हम क्या करते हैं? सर इधर कुछ वॉल्यूम होता, इधर कुछ वॉल्यूम होता, इधर कुछ वॉल्यूम होता, और इधर कुछ वॉल्यूम होता। तो तब हम वर्क डन के एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, फ्रॉम दिस टू लाइक दिस। W इज इक्वल टू, ये सिंबल से वाकिफ हो ना, जानते हो इस सिंबल को? सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है? समेशन। इसका मतलब क्या होता है? इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? इट स्टैंड्स फॉर अ टर्म नोन एज समेशन। किसके लिए कि ये टर्म यूज होता है? समेशन का मतलब होता है, उसके अंदर ही वर्ड लिखा है सम, एडिशन के लिए। इधर का वॉल्यूम, इधर का वॉल्यूम, इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम सब जोड़ दो तो तुम्हें वो वर्क डन मिल जाएगा। हालांकि हमें इसकी बात नहीं करनी, हमारे चैप्टर में नहीं, ठीक है, पर ये पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हुआ तो इंटीग्रेशन जो मैथ्स में पढ़ा है उसमें हम थोड़ी सी पार्ट को डिनोट करते हैं बाय dx। अगर डिस्टेंस है तो dx, वॉल्यूम है तो dv, प्रेशर है तो dp। d स्टैंड्स फॉर स्मॉल, d स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड ग्रेजुअल इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तब ये देखो धीरे धीरे ग्रेजुअल पार्ट्स के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मुझे लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या लेना पड़ेगा? तो हियर कम्स इनटू द पिक्चर इंटीग्रेशन। अब कई बच्चों ने मैथ्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन सीख लिया होगा। तुम्हें इस पर्टिकुलर कांसेप्ट और डेरिवेशन के लिए इंटीग्रेशन की कितनी जरूरत है और कितनी नहीं, मैं आपको उतना सम्स और ये सम बोल रहा हूं, सॉरी, इस डेरिवेशन के साथ साथ समझाता जाऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे वर्क डन का इक्वेशन बनाने की ट्राई। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसकी करेंगे? P डेल्टा V। तो P डेल्टा V को डेरिवेशन की या इंटीग्रेशन की दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि डेल्टा को dV लिखते हैं। क्या लिखते हैं? D। तो मैं खाली तुमको साथ में चीजें बताता जाऊंगा। डेल्टा के बदले तुम क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PdV। क्या लिख सकता हूँ? PdV। अभी इस PdV के अंदर सॉरी अभी दे इतना जल्दी क्या है? अब ये P
कौन सा पी है? तो सर हम लोग हर बार लिखते थे इधर, आज नहीं लिखा, पी एक्सटर्नल। ये कौन सा पी है हर बार का? एक्सटर्नल पी है, तो हमारे लिए ये भी एक्सटर्नल पी है। अब जब चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा तो वो किसकी वजह से होगा? क्योंकि इंटरनल प्रेशर की वजह से। ये पी एक्सटर्नल है और अंदर एक प्रेशर है, चाहो तो पी आई एन भी लिख सकते हो, मैं खाली पी लिख रहा हूँ, ठीक है। वही बार धक्का मारेगा ना दोबारा, वही बार धक्का मारेगा ना दोबारा, तो थोड़ा सा चेंज आप करोगे अंदर की तरफ, फिर थोड़ा सा चेंज आपको करके देगा बाहर की तरफ। तो P को अगर मैं P लिखता हूँ, उसको अगर अंदर की तरफ डाल रहा हूँ, मतलब मैं वर्क डन कर रहा हूँ ऑन द सिस्टम, तो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? dP। और इसी की तरीके से मुझे क्या लिखना चाहिए? माइनस dP। सर ऐसा क्यों? हाँ बोल। और dV, सॉरी dV, पॉजिटिव dV और माइनस dV, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिस्टम कैसे होगा? ऑन द सिस्टम। हाँ, अगर वो धक्का मार रहा है तो मेरे लिए कैसा होगा? माइनस। मैं धक्का मार रहा हूं तो क्या होगा? नहीं बेटा, ये बराबर था, यहाँ पे प्रेशर ही है, पीछे dV आता है। हाँ, कि हम जो प्रेशर दे रहे हैं वो P एक्सटर्नल, ये जो प्रेशर कर रहा है वो P। अब वो छोटा छोटा है इसलिए dP, ये छोटा छोटा इसलिए इसके यहाँ पे EX लगा दूं तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये बाहर का प्रेशर, ये प्रेशर अगर मैं अंदर डाल रहा हूं तो ये हो जाएगा प्लस dP, और अगर ये बाहर निकाल रहा है तो ये हो जाएगा माइनस dP। अब स्टेप वाइज इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि इन दोनों को, प्लस वालों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, बट अगर आप ऐसा करोगे कि PEX और उसके पीछे लिखोगे dV और फिर बीच में लिखोगे प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dP dV, तो ये जब दो दो d मिल जाते हैं तो उसका मतलब होता है दे आर टू वेरी स्मॉल, टू वेरी स्मॉल। और जब चीजें इतनी ज्यादा स्मॉल होती है एट द टाइम वी कैन निग्लेक्ट इट, वी कैन निग्लेक्ट। तो ये इतना पूरा टर्म हमारे लिए निकल जाता है, तो इतना पूरा टर्म पिक्चर में आएगा नहीं। तो नाउ द एक्चुअल इंटीग्रेशन बिगिंस, और वो मैं थोड़ा टॉप पोर्शन पे करता हूँ तो आपको देख के मजा आए। अब हमारे पास जो बचता है उसको लिखते हैं। अभी तो मैंने इसमें लिमिट्स नहीं लगाई है क्योंकि अभी अपने बच्चों को इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा ही आता है। तो P एक्सटर्नल इनटू dV, बस अब मेरे पास ये बचा है। डन? क्या और कुछ है तुम्हारे पास? नहीं है ना? ठीक है। अब इसके बाद जो तू बोल रहा था वैसे एक एक करके चीजें करेंगे धीरे धीरे करके। अब हम लगा देंगे इसके ऊपर लिमिट्स। अभी से लगानी है, स्टेप 1 से लगानी है, चॉइस इज योर्स। क्योंकि स्टेप 1 से वर्क डन करते करते टाइम पे हम जानते हैं कि दो वॉल्यूम तो होते ही है, V इनिशियल और V फाइनल। तो आप चाहो तो यहाँ से V इनिशियल और V फाइनल लेके चल सकते थे, और मेरे को इतनी बार लिखना नहीं था इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा। V इनिशियल और V फाइनल। डन? V इनिशियल एंड V फाइनल। नाउ अब तुमने गैस का एक इक्वेशन पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू nRT। पढ़ा है? सुना तो होगा एटलीस्ट। नहीं सुना है तो आप सुन लो। ये आइडियल गैस के लिए यूज होने वाला एक इक्वेशन है, उसको बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT, where P stands for pressure, V stands for volume, N stands for number of moles, R stands for gas constant and T stands for temperature। मैं आपको सारी चीजें बता दूं। P stands for बोलो pressure, V stands for volume, N stands for ये important है, सम्स में आएगा number of moles of gas हुआ तो गैस, जो हुआ तो R गैस कांस्टेंट। क्या? गैस कांस्टेंट। अब नाम में ये गैस कांस्टेंट तो पक्का है इसकी वैल्यू भी फिक्स होगी है 0.08206, और अगर ये लीटर्स वगैरह में लिखते हो तो, और अगर किलो जूल में लिखना है तो 8.2 किलो जूल। ठीक है, सॉरी जूल, किलो जूल। और T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर भी जनरली किस में लेना है हमें? केल्विन में। किसमें लेना है? डिग्री केल्विन में। डन? तो उस इक्वेशन पे से अगर मेरे को P को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। अब ये वैल्यू को इधर पुट करना है, तो इसको अगर मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ V इनिशियल टिल V फाइनल। P की जगह पे मैं लिख रहा हूँ nRT बाय V dV। ठीक है। एक और बात बता दो, जब से हम ये सम कर रहे हैं एक चीज बाकी है, अगर हम ये केस लेके चल रहे हैं तो हमें हर जगह पे माइनस लेके चल रहे हैं, वो हम छोड़ के आ गए गलती से, भूल गए हम लोग। ठीक है, तो वो एक इंक्लूड करवा दो
क्योंकि हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम हो के बाय द सिस्टम हो, दोनों केस के अंदर हमें कंपैरिजन करना है कैसा, इंटीग्रेशन वाइज, ठीक है। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है, जैसे तू बोला था कि p बाहर आ जाएगा, वैसे देखो nRT सब कुछ कांस्टेंट है, कैसे, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक है, r तो नाम में ही है गैस कांस्टेंट, t रूम टेंपरेचर तो कांस्टेंट, सब बाहर आ जाएगा। अगर सब बाहर आ गया तो माइनस nRT बाहर आ जाएगा, तो माइनस nRT बाहर आ गया तो बचा v इनिशियल और v फाइनल, और यहाँ पे बचा 1/v dt, क्या बचा 1/v, ठीक है। अब 1/v, मैं तुमको अभी ये सेशन स्टार्ट करने से पूछा, मैथ्स के बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके अंदर हम लिखते हैं ln x, क्या लिखते हैं ln x, तो यहाँ पे 1/v के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस nRT, इधर क्या लिखूंगा बच्चों, हाँ ln x लिखूंगा, ln v, हाँ क्या लिखूंगा इधर, हाँ तो फिर क्या इंटीग्रेशन आएगा, मैंने उधर इंटीग्रेशन लिखा है नहीं, तो सर उधर इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाती है। सपोज यहाँ पे लोअर लिमिट दी है vi और यहाँ दी है vf, तो अब तक तो वो यहाँ पे लग चुकी होती है vi और vf। ये मैं सारी चीजें क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि अपने से ये सेम गलतियां ना हो। तो अब ये इंटीग्रेशन 1/v का क्या हो जाता है ln v, और दोनों की दोनों लिमिट्स अप्लाई हो जाती है vi एंड vf। अब हमें पीछे के टर्म की जरूरत नहीं है। अब बारी है इसको अप्लाई करने की। अब देखो ये v है ना, तो अब फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर इस केस की बात करें तो हम करते हैं ln vf माइनस ln vi। तो अब हम हमारे केस में क्या करेंगे, माइनस nRT ln vf माइनस ln vi, थोड़ा छोटा लिखता हूँ सफिक्स से, डन। अब ऐसा ही मैंने एक और फॉर्मूला भी आपको बताया था सेशन स्टार्ट करने से पहले, log या तो फिर ln a 0.2 माइनस log b, उसका मतलब होता है log a by b, और ऐसा हो तो वैसा वर्सा, ठीक है, ठीक है। और अभी ln हो तो ln के लिए, अभी हमने ये ln के लिए किया, तो ln a माइनस ln b का मतलब है ln a by b, तो यहाँ पर ले रहे हैं माइनस nRT ln a by b, तो vf by vi। फिर मैंने तुम्हें बोला था ln को log में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए आपको ln को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2.303 से, किससे, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू log। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, माइनस nRT, इसके बदले में लिख दूं इनटू 2.303, तो ये क्या बन जाएगा log, ठीक है, ln कन्वर्ट हो गया इनटू 2.303 लगा के log vf अपॉन vi, vf अपॉन vi। आई बात समझ में सभी को? तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। अब हम इसको बस रीअरेंज कर देते हैं, नंबर है तो आगे लिख लेता हूँ, माइनस 2.303 nRT log vf अपॉन vi, एंड ये पूरा एक्सप्रेशन था, वर्क डन था। तो दिस इज सेकंड डेरिवेशन कि जब चेंज कैसा होता है, ग्रेजुअली, कैसा होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। इसको आप एक और एग्जांपल के साथ कंपेयर कर सकते हो। एक एग्जांपल है, इस पूरे इंस्टेंटेनियस पिक्चर का एक एग्जांपल है, आप बलून का एग्जांपल लो। किसका एग्जांपल लो, व्हाट डू यू मीन बाय बलून्स, इन्फ्लेशन के साथ बलून को फुला दिया, बलून को फुला दिया। अब जब बलून को फुलाया है, अब आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है। मैंने दोबारा पूरा फुलाया, मैं उसको ऐसे पिन मार दूं तो क्या होगा, इसके जैसा वो 21 बार में हो जाएगा जो होता है। दूसरा, बलून को फुलाया, गांठ नहीं मारना, या ऐसे पकड़ के रखना, थोड़ा खोला फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ा सा खोल के बंद किया, फिर थोड़ा और खोला, फिर थोड़ा सा खोल के बंद किया, तो क्या डिस्क्रीट हुआ वो। और तीसरा, पूरा उसको फुला के रखो और एक कांस्टेंट लेवल पे छोड़ के रखो, तो क्या इसके जैसा हो गया। तो आई गेस रिलेट कर पा रहे हो। तो एक बलून इन्फ्लेशन का आप एग्जांपल इसके अंदर ध्यान में रख सकते हो। उसको एक साथ भी फोड़ा जा सकता है, उसको डिस्क्रीट अमाउंट में भी एयर रिलीज की जा सकती है और ग्रेजुअली भी रिलीज की जा सकती है। तो ये ग्रेजुअली रिलीज करने के लिए है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डेरिवेशन है। डब्ल्यू रिवर्सिबल, सर अब इनमें क्या फर्क होता है? इनमें एक छोटा सा फर्क है, जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके ही ग्राफ दिए हुए हैं आपकी बुक में, वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस।
इनमें क्या फर्क होता है? कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो आपको पता है क्या होते हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाया जा सकता है। इरिवर्सिबल में ऐसा होता नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैसे होते हैं? दे फॉलो द रिवर्सिबल पैटर्न, दे फॉलो द हाँ, तो वैसे ये लिखने जैसी पॉइंट नहीं है लेकिन लिख रहा हूं, दे फॉलो रिवर्सिबल पैटर्न, और इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं इरिवर्सिबल पैटर्न, इरिवर्सिबल पैटर्न। दूसरा, हमारे नेचर के जो मोस्ट ऑफ द चीजें होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल। कैसी होती है? हमारे नेचर में आधी से ज्यादा चीजें वापस नहीं बनती। जैसे कॉमन एग्जांपल, दूध से दही बनाई आपने, अब फिर दही में से वापस दूध बनेगा? हाँ, तो हमारे नेचर के जो मैक्सिमम प्रोसीजर होते हैं हमारे आसपास वो सारे कैसे होते हैं? हाँ, तो नेचुरल प्रोसेसेस मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ, ऐसे लिख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ। और ये जनरली कैसे होते हैं? इमेजिनरी प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी प्रोसेस होते हैं। तीसरा, इनको करने के लिए एक फाइनाइट टाइम ही लगता है। इनको करने के लिए एक फाइनाइट टाइम ही लगता है। जैसे आपको पता है दूध से दही बनने के लिए ओवरनाइट का टाइम लगता है, एक रात भर का। ये तो साले ग्रेजुअल होने वाला है, तो मेरी मर्जी मैं इसको बहुत स्लो कर दूं तो सर ये तो इनफाइनाइट टाइम तक भी जाएगा। आप एक सेकंड में 0.00001 माइक्रो डिस्टेंस चलोगे तो फिर ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाता है? इनफाइनाइट टाइमिंग तक चलने वाला। कैसा? इनफाइनाइट टाइम। ये इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। कितना टाइम चल सकता है? इनफाइनाइट। दूसरा, जो रिवर्सिबल वर्क होते हैं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, उनके जो वर्क डन होते हैं, क्या होते हैं? वर्क डन, उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। कैसी होती है? कम। तो इधर वर्क डन जो होता है वो मिनिमम होता है, इधर वर्क डन कैसा होता है? मिनिमम। लेकिन यहाँ पे वर्क डन कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। दूसरी, लास्ट प्रोसेस, जो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें इक्विलिब्रियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्टार्ट में होता है, रिएक्शन के स्टार्ट में होता है और रिएक्शन के एंड में होता है। ये ऐसा मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम थ्रू आउट होता है, क्योंकि वैसे भी ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है। तो ये ऐसा मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा होता है? थ्रू आउट द रिएक्शन। कैसा होता है? थ्रू आउट द रिएक्शन। मैं इतना छोटा छोटा इसलिए लिख रहा था कि मैं उसके नीचे ये ग्राफ बनाऊं। चलो एनीवेज, इधर खाली फॉर्मेलिटी के लिए बना देता हूं। इधर आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आप सभी देख पाओगे। एक ग्राफ इधर ऐसा मिलेगा, मैं एक्सप्लेन बाजू में कर देता हूं, डोंट वरी, इधर सिर्फ दिखा रहा हूं। और इधर एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर वो ग्राफ देख पा रहे होंगे, देख रहे हो? ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कहीं यहाँ साइड में देता हूँ कि व्हाट डज दिस ग्राफ मींस। देखो, वो ग्राफ आपको ऐसा कहना चाह रहे हैं, वो ग्राफ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दो टाइप का रिएक्शंस हो सकते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ही होता है हर बार, लेकिन अगर वो मान के चलता है कि उसका रिएक्शन थ्रू आउट कैसा है? एट इक्विलिब्रियम। कैसा है? एट इक्विलिब्रियम, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो थ्रू आउट इक्विलिब्रियम पे अगर वो होगा तो उसके अंदर देखो टाइम लग रहा है इनफाइनाइट, लेकिन वर्क डन लिखा है मिनिमम। क्या लिखा है? मतलब उसके अंदर वर्क डन होता है ओनली दिस मच, एरिया अंडर द कर्व कितना गिना जाएगा? ओनली दिस मच। लेकिन जो हमारे रियल लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल है, उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व, उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व ये पूरा गिना जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट प्लस हाँ, तो एरिया अंडर द कर्व ये गिना जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो वर्क डन यहाँ ज्यादा है कि यहाँ? हाँ, तो इरिवर्सिबल केस के लिए वर्क डन ऑल ओवर होता है और रिवर्सिबल के लिए वर्क डन सिर्फ ये रेक्टेंगल पार्ट में होता है अंडर द कर्व। तो इसके अंदर सिर्फ इतना सा वर्क डन है और इसके अंदर ये इतना तो है ही है और साथ ही साथ इतना सा भी है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड वर्क डन। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? अब आपकी टेक्स्ट बुक दे दो मेरे को एक सेकंड, तो मैं आपको चीजें रिलेट करवा दूं एक बार एंड हम सेशन एंड कर पाए। देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ px dv आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, px dv, ये 6.3 करके, ठीक है? ये दोनों के दोनों ग्राफ दिखाए हुए हैं, एक डिस्क्रीट दिखाया है और एक कंटीन्यूअस दिखाया है। इसकी मैंने बात की, एक डिस्क्रीट और एक कंटीन्यूअस, ठीक है? ये लोग डायरेक्ट ग्राफ बताया, हमने डायरेक्ट ग्राफ बाद में लास्ट में सीखा, पहले उसका मतलब सीखा हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने उसके बीच के सारे डिफरेंसेस देखे,
जैसे कि यहाँ पे dp का वेरिएशन आता है, अगर हम कर रहे हैं तो प्लस में आएगा, वो करके दे रहा है तो माइनस में आएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन का पूरा सार यहाँ लिखा हुआ है। लास्ट में आपको मिलता है W रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल वर्क मिलता है, जिसकी वैल्यू आई है -2.303 nRT log VF/VI। जिसको मन करे वो V2/V1 भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जब हम कल पढ़ेंगे तो कल हम एक नई चीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन, और हम करेंगे ये दो सम्स। पहले एक सम करेंगे, फिर एक एक्सरसाइज का सम करेंगे, फिर एक एंथैल्पी करेंगे और उसका सम करेंगे। वो तो चलो खैर नेक्स्ट क्लास में आएगा, कल का एक और सेशन इसके अंदर जाएगा। फिर हम एक नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी थी इंटरनल एनर्जी, पहली प्रॉपर्टी थी Internal। अब दूसरी प्रॉपर्टी आएगी एंथैल्पी, पर उसमें देर है। अभी लास्ट एक चीज बची है फ्री एक्सपेंशन। वो क्या होता है मैं अभी खाली बता दूं तो सेशन एंड कर पाए और कल का सेशन आपको कंटिन्यूटी में लगे। सॉरी, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है अभी तो आपने अपनी डिजायर्ड क्वालिटी वाला एक गैस रखा था। व्हाट इफ हम अपने तरीके से खाली इसके अंदर एयर भर दें, तो वो क्या होता है, गैस क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन, मतलब जिसके ऊपर मेरा हाथ ना हो यहाँ पे। तो अगर वो कंप्रेस करके एक बार छोड़ दिया गया है तो स्लो एंड स्टेडीली ये क्या करेंगे, फ्रीली एक्सपांड। तो फ्रीली एक्सपांशन के केस में क्या होंगे सिनेरियो, क्या होंगी हमारी लिमिटेशंस, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। इज दिस क्लियर? इतने में किसी को कोई डाउट है?